Legetlier said that when a system in equilibrium is subjected to change in temperature, pressure, volume, concentration, the equilibrium tries to undo the effect imposed. Hence shift in such a direction कि जहां पर वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया वो खत्म हो जाए. चैटलियर ने कहा, एक पड़ गया ना भाग जाओ. एंटी महात्मा गांधी प्रिंसिपल कि भाई जब पड़ गया तो निकल लो. उस इफेक्ट को नलिफाई किया जाए. The equilibrium shifts in such a direction so as to undo the effect imposed. आपने कहीं इफेक्ट किया ही नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला. आपने अगर इफेक्ट किया है और इफेक्ट पड़ा है तो वो अपने आप ऐसी डायरेक्शन ले लेगा कि उस इफेक्ट को नलिफाई कर देगा. So the first factor we are taking is concentration. Effect of concentration. जब हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन का नाम है and that reaction occurs in Haber process where nitrogen gas combined with 3 mole of hydrogen gas to be in equilibrium with 2 ammonia gas. Yes or no? हमने कहा कि इस चैप्टर में हम दो कंडीशन पढ़ रहे हैं सिर्फ, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या, और हमें रिएक्शन को देखते ही पता लग जाता है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होना चाहिए. कितनों को पता लग गया? जिन्होंने नेगेटिव कहा उन्हीं को ही पता लग रहा है. डेल्टा एच का तो नहीं लग रहा है पता, पर डेल्टा एस का पता लग रहा है. डेल्टा एस हमने कहा कि जब नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे तो एंट्रोपी भी घटेगी, और अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो, कल मैंने बताया आपको जब A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, अगर A प्लस बी इरिवर्सिबल है और वो C प्लस डी देता है, का मतलब हुआ ए बी में अगर कोई गैस है, सी डी में अगर कोई गैस है, तो वो सी डी तो चला गया क्योंकि इक्विलिब्रियम तो है नहीं. इसका मतलब हुआ वहां रैंडमनेस कम होती है. जहां पर दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो कल मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ए बी भी था, सी भी था, डी भी था, एंड दे वर ऑल इन रैंडम मोशन. इसलिए किसी ने मुझे थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाई, दैट एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम. सो डेफिनेटली इट्स मैक्सिमम. But entropy changes all physical parameters. They do change, but their change is zero. Reactant और product में जो value entropy की आएगी उसका change zero है, पर equilibrium पे entropy highest है, क्योंकि अगर reactant product gaseous है तो product भी तो reactant उस mixture में तो सारे ही हैं, पर अगर वो reaction irreversible है तो definitely entropy कम होगी क्योंकि कुछ तो चले गए. का मतलब हुआ कि जब 4 मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो हमें यहां से डेल्टा एस का तो पता लगा कि वो नेगेटिव है, इसलिए हमने डेल्टा एच का पता कर लिया कि वो भी नेगेटिव है. इसलिए हमने कह दिया कि ये रिएक्शन इस वजह से चल रही है. ठीक हो गया. हम इसको आगे बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं. जब आप N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. इसलिए आप किसी की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, अभी तो बोला आपने, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू अंडू द इफेक्ट इम्पोज्ड. अगर अंडू कर देता है तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट तो फिर कांस्टेंट आ गया. इसका मतलब फॉर द टाइम बीइंग Q डिस्टर्ब होता है और फिर वो Q K के बराबर हो जाता है और फिर दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाता है. हमने कहा कि आपने बाहर से नाइट्रोजन डाल दी. जब आपने बाहर से नाइट्रोजन डाल दी तो आपने रिएक्टेंट में प्रेशर बढ़ा दिया, क्योंकि नाइट्रोजन डाल दिया आपने. नाइट्रोजन डाल दी तो
जो Q है वो लेस देन K हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया। इसका मतलब जब तक वो Q K से कम रहेगा वहां डिस्टरबेंस रहेगी, इसलिए उस Q को K के बराबर बनाने के लिए रिएक्शन आगे मूव करनी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा कि जितना आपने N2 डाला, यहां बड़ी जबरदस्त बड़ा भारी कंफ्यूजन होगा हमारे अगले टॉपिक में। कंफ्यूजन कैसा आपको अभी भी होना चाहिए था, पर किसी की तरफ से कुछ आया नहीं कि सर ऐसे कैसे, मतलब नाइट्रोजन डाला और इक्विलिब्रियम आगे चला गया, हाइड्रोजन तो डाला नहीं। इक्विलिब्रियम में कोई लिमिटिंग नहीं होता, क्योंकि वो बढ़ते और टूटते जाते रहते। इसलिए आप किसी एक भी रिएक्टेंट को डालोगे तब भी वो रिएक्शन आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि जी ये तो डाला नहीं वही डाला, अरे भाई वो इधर से भी तो बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम में हम कहीं भी लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात नहीं करते। लिमिटिंग रिएक्टेंट तब होता है जब रिएक्शन आगे को जा रही होती है, यहां तो उसको मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। इट मींस आपने ये दिमाग से हटा देना है कि एक रिएक्टेंट डाला तो कुछ नहीं होने वाला, जब दो डालेंगे तभी होगा। जी नहीं, ये इक्विलिब्रियम है, लिमिटिंग की बात सोचनी नहीं है। इसलिए जब आपने इसमें N2 डाला तो वो Q छोटा हो गया, क्योंकि द वैल्यू वाज NH3 रेज पावर 2, यही था ना। दिस K was NH3 raised to the power 2 divided by J divided by active mass of N2 into active mass of H2 raised to the power 3, and this is equal to Q. क्यों था? जब तक इक्विलिब्रियम था। आपने क्या किया? नाइट्रोजन डाल दी। नाइट्रोजन डाल दी तो आपने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो आपने Q की वैल्यू घटा दी। अब Q क्या बोलता है जी? इक्विलिब्रियम में लाना है इस सिस्टम को। इसका मतलब जितना आपने नाइट्रोजन बढ़ाया है उतना अमोनिया बढ़ेगा, तब K इक्वल टू Q आएगा। का मतलब हुआ इन दिस केस दिस रिएक्शन शुड मूव इन। मैं स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं प्रूव कर रहा हूं कि आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो क्या हुआ। इसका मतलब हुआ जब आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो Q घट गया, अब Q को तो K के बराबर आना है। इसका मतलब प्रोडक्ट को बढ़ाना होगा, तभी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो फिर 1 आएगा और फिर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो ली-एटलियर प्रिंसिपल तब तक है जब तक के इक्विलिब्रियम नहीं आया। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो ली-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया था वो नलिफाई हो गया। द सेम विल बी ट्रू। आपने अमोनिया बढ़ा दिया, अमोनिया बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम, अमोनिया बढ़ाने का मतलब है कि आपने क्यों बढ़ा दिया? आपने क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि आपने न्यूमरेटर बढ़ा दिया। इसका मतलब अमोनिया विल स्टार्ट डिसोसिएटिंग इनटू N2 एंड H2 until and unless K will be equal to Q। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम आ गया आगे को, यस और नो? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, जो हमने प्रूव किया, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। या रिएक्टेंट की घटाने से भी बैकवर्ड। मैं एक बात कर रहा हूं, दूसरी बात इसके उल्टी हो गई। अगर प्रोडक्ट की बढ़ाऊं तो बैकवर्ड, अगर प्रोडक्ट की घटाऊं तो फॉरवर्ड। तो मैंने एक रिएक्टेंट की बात कर दी, प्रोडक्ट की बात बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। लो जी, इसको हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। सामने देखिए, दिस रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर सल्फर एंड नाइट्रोजन।
when present together. So what we used to do is we take ferric chloride, means Fe3 positive, and with this ferric chloride we add potassium sulfocyanide, means SCN negative, and when these two they react, they form blood red color due to the complex, and that complex is FeSCN whole thrice. Yes or no? Ferric chloride itself is pale yellow in color. Potassium sulfocyanide or sulfocyanide is colorless. So this reaction will give you the reddish brown color. Blood red coloration भी आती है, intense भी बन जाता है, and this is for indication of sulfur and nitrogen when present together. This we will be doing when we will do purification and characterization of organic compound. Answer the following questions. Addition of KSCN मतलब SCN नेगेटिव डाल दिया. अब आप बोलोगे सर Fe3 पॉजिटिव तो डाला नहीं, इक्विलिब्रियम का साइन बोल रहा है वो सोल्यूशन में पड़ा हुआ. आपने जैसे इसको डाला द कलर विल बिकम मोर इंटेंस बिकॉज इक्विलिब्रियम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो कहता है कि आपने इसके अंदर जब आपने बाहर से डाला K2FeSCN, K2FeSCN कौन हुआ? FeSCN2 पॉजिटिव. मतलब ये अगर आप उसमें 3 वैलेंसी नहीं लिखते हो तो कॉम्प्लेक्स क्या आ जाएगा? Fe की वैलेंसी कितनी थी? 2, 3. अब एक नेगेटिव तो इसकी होगी, तो ये कॉम्प्लेक्स भी वही है. तो ये कॉम्प्लेक्स या ये कॉम्प्लेक्स एक ही बात है. आपने इसको डाला तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और वो जो रेडिश ब्राउन कलर है वो येलो के साथ येलो की साइड को चला जाएगा क्योंकि Fe3 पॉजिटिव फ्री हो जाएगा. आपने इसमें H2C2O4 डाला, पड़ा हमने वहां रिडॉक्स रिएक्शन में. व्हेन यू ऐड oxalic acid to ferrous salt, it gets converted into ferric oxalate. पढ़ा था ना? तो ferric oxalate का मतलब हुआ ये इस फेरिक को खत्म कर रहा है. आपने ऑक्सैलिक एसिड डाला, ये उस फेरिक के साथ फेरिक ऑक्सैलेट बना रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट वाज डिक्रीज्ड, सो रिएक्शन विल प्रोसीड. अभी लिखा आपने, डिक्रीज इन रिएक्टेंट विल प्रोसीड द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब हुआ वो रेडिश ब्राउन कलर फिर से फेड हो जाएगा और ये Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घट जाएगी. जब आप इसमें HgCl2 डालते हो तो HgCl2 इस SCN के साथ कंप्लेक्स कर जाता है, क्योंकि Hg कौन है? मेटल है. SCN नेगेटिव कौन है? लीगेंड है. जब वो मर्करी उस SCN के साथ मिक्स करके कंप्लेक्स बना देता है तो SCN नेगेटिव की कंसंट्रेशन घट जाएगी, और घट जाएगी तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट घटा, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की ही तरफ है. जैसे टूथ डिके होता है, हमारे टूथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट एनामल. एनामल का कंपोजिटरी मटेरियल है हाइड्रोक्सी एपेटाइट. हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्सी एपेटाइट. अब क्या हुआ कि ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जैसे हम कुछ खाते हैं तो इसकी क्या हो जाती है? डीमिनरलाइजेशन. मींस दिस इज आयनिक, दिस इज सॉल्ट है ये. अब क्या हुआ कि उस बच्चे ने क्या किया कि बाहर से शुगर खा ली, चॉकलेट खा ली. चॉकलेट इज शुगर विच हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन. एक्टिव हाइड्रोजन मींस उस बच्चे ने बाहर से क्या ले लिया? H पॉजिटिव ले लिया.
H पॉजिटिव ले लिया तो उससे क्या हो गया, जो वो डीमिनरलाइजेशन के दौरान OH नेगेटिव बना था, वो OH नेगेटिव वो H पॉजिटिव खा गया। OH नेगेटिव को जब वो H पॉजिटिव खा गया, उससे क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई और उसका टूथ डीके शुरू हो गया। बस स्टार्ट हो गया ना। अब ये जितना वो खा रहा है, इसलिए कहते हैं कि भाई खा लिया तो शाम को उसके बाद ब्रश कर लें, ताकि वो जो कुछ H पॉजिटिव हो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब क्या हुआ कि उसने, इसलिए जो हमारे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उसमें बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, ताकि वो जो एसिडिक हाइड्रोजन है उनको ख़त्म कर दे और इस डीमिनरलाइजेशन को रोक दे। अब क्या हुआ कि उस बच्चे ने पेस्ट किया। पेस्ट में कौन थे, बेसिक सॉल्ट्स थे। बेसिक सॉल्ट से तो उनके अंदर क्या था, हाइड्रोक्साइड था। हाइड्रोक्साइड था तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई तो रीमिनरलाइजेशन हो गई। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर ये टूथ डिके शुरू हो जाता है तो फिर ऐसा हो जाता है। हाउ द टूथ डिके occurs. Now is the effect of temperature. एक इक्वेशन तो भाई यही ले लेते हैं, N2 plus 3H2 in equilibrium with 2NH3 and delta H is, yes, negative, delta S is negative, yes or no. अब हम ध्यान देने वाले हैं, इसके थ्रू हम 3 कंडीशंस करने वाले हैं। कंडीशन नंबर 1, सामने तो एक रिएक्शन दी गई है, पर ये रिएक्शन 3 कैटेगरीज की हो सकती है। कैटेगरी नंबर 1 हमने कल पढ़ा, वेंट हॉफ इक्वेशन, log K2 by K1 is delta H upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 T2, T1 T2, ये इक्वेशन पढ़ी हमने। और हमने यहां से ही देख लेना है कि भाई अगर इसका डेल्टा H, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी रिएक्शन आ गई जो एथर्मिक थी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एथर्मिक रिएक्शन? नो इफेक्ट। हम बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, हम तो प्रूव करेंगे। हमने कहा उसका डेल्टा H 0 है, और उसका डेल्टा H 0 है तो पता लग गया कि log K2 बाय K1 हो गया 0, जिससे पता लग गया कि log 1 हुआ होगा, क्योंकि 0 तो log 1 ही होता है। इसका मतलब हुआ कि K2 बाय K1 की वैल्यू आ गई 1, जिसका मतलब हुआ टेम्परेचर T2 बढ़ाने के बाद भी K2 की वैल्यू वही है जो वैल्यू K1 की थी, जिससे क्लियर हो गया that athermic reactions are not affected by temperature. Is it okay? बात नंबर 2, अब हम बात करेंगे कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव होता है, हम बोलने वाले नहीं है, प्रूव करने वाले। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव होता है तो साफ पता लग गया कि log K2 बाय K1 जो है वो नेगेटिव है, से साफ पता लग गया कि log K1 बाय K2 जो है वो पॉजिटिव है, से पता लग गया that K1 is greater than K2, yes or no? K1 का टेम्परेचर है T1 और K2 का टेम्परेचर है T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ाया
but K तो घट गया. This means that in such reactions K and T is inversely related. Am I right? And this proves that exothermic reaction का K तब बढ़ेगा अगर T घटेगा. इनवर्सली है ना. या हमने फिर प्रूव किया था वहां से, कहां से हमने प्रूव किया था, that we having delta Z equal to delta H minus T delta S. हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसने हमें डेल्टा एच का साइन बता दिया और डेल्टा एस का साइन अपने आप से लिख लिया. इसके अलावा हो ही नहीं सकता. ऐसा तो नहीं कहीं पॉजिटिव हो जाएगा, हो ही नहीं सकता इसके अलावा, क्योंकि दोनों साइन सेम होने चाहिए. हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं. और अगर ऐसा हुआ तो ये हो गया जी फेवरिंग फैक्टर और ये हो गया ओपोजिंग फैक्टर. अगर कहीं आपने टी बढ़ा दिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, जो उसे डेल्टा जी को प्लस कर देगा और वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. इसका मतलब साफ हो गया कि आपको इस डेल्टा एच फेवरिंग को डोमिनेट करवाना होगा टी डेल्टा एस के ऊपर, जो आप तभी करवा सकते हो when there is decrease in temperature. Am I right? इसका मतलब साफ हो गया कि increase in temperature will favor the endothermic direction. जब decrease in temperature exothermic को फेवर कर रहा है तो increase in temperature will favor the. देख लेते हैं कि क्या हम सही हैं या गलत है. अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो उसी वेंट हॉफ इक्वेशन से हमें लिखना होगा कि log K2 बाय K1 हो गया क्या, पॉजिटिव. का मतलब साफ हो गया कि K2 K1 से बड़ा है और T2 तो हमें पता ही है कि T1 से बड़ा है. तो हमें कहना चाहिए कि K2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2. हमें कहना चाहिए कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. इट मींस K क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. K बढ़ने का मतलब हुआ प्रोडक्ट का बढ़ना. इसका मतलब इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द एंडोथर्मिक डायरेक्शन. यस और नो. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो कहां को हो जाएगी, एंडोथर्मिक. जहां भी वो है एंडोथर्मिक. कोई कंफ्यूजन? अब हमने कहा कि यही चीज तो हम पहले भी बोल चुके हैं. हमने कहा कि डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. हमने कहा कि भाई वो कह रहा है कि एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो ओपोजिंग फैक्टर है. वो कह रहा है कि एंथैल्पी पॉजिटिव है, हमने अपनी तरफ से लिखा भाई एंथैल्पी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी को भी पॉजिटिव ही होना होगा. अगर होना होगा तो ये फैक्टर रहा फेवरिंग. इसका मतलब टी डेल्टा एस को डेल्टा एच से बड़ा होना होगा, जो तब हो सकता है इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर. सो दिस प्रूव्स दैट द एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सो एज टू मेक डेल्टा जी नेगेटिव. ठीक हो गया. इट मीन्स the yield of ammonia will decrease by increasing temperature because reaction is exothermic. So when you will increase the temperature, the reaction moves in. Never say like this.
द रिएक्शन मूव्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। जरूरी नहीं है कि यहां तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है, हर जगह ही एंडोथर्मिक होगा। इसका मतलब हुआ इस डायरेक्शन में अगर आगे को रिएक्शन, हमने कहा था कन्वेंशंस ऑफ एंथैल्पी में कि रिएक्शन उल्टी कर दोगे डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एस को भी पॉजिटिव होना होगा, और वो हम देख पा रहे हैं कि हाँ वो है पॉजिटिव, क्योंकि वी आर मूविंग फ्रॉम 2 moles to 4 moles. It means if you will increase the temperature, the equilibrium will shift in endothermic direction. If you will decrease the temperature, the equilibrium will shift in forward direction. So this is by decreasing temperature, the reaction moves in exothermic, and by increasing temperature, the reaction moves in endothermic direction. Yes or no? The next factor is effect of pressure. Effect of pressure and volume, they will be opposite to each other. Effect of pressure and volume will be opposite to each other. सामने ध्यान दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन इन. हमने कहा इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब हुआ वी विल बी लुकिंग फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, but we don't know which reaction is endothermic, so we will be looking for whose entropy will be positive. And if we see here 3 moles to 2 moles, ये नहीं हो सकता. इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा एस भी हमने तो डेल्टा एच से लगाया अंदाजा, डेल्टा एस से लगाया अंदाजा के 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं. And this is if exothermic reaction, this will be not be increased by increase in temperature. It must, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. 2O3 ने 3O2 की दिया का मतलब एंट्रोपी इज पॉजिटिव, पक्का इसका डेल्टा एच पॉजिटिव रहा होगा. और ऊपर लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, वी नो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द एंडोथर्मिक. तो अभी तक हम यहां पहुंचे हैं कि ये हमारा आंसर होना चाहिए. फिर भी हम आगे देख लेते हैं. कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, एंट्रोपी घटी, डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है. आगे हम देखें तो हम 1.5 मोल से 1 मोल जा रहे हैं, 1.5 मोल से 1 मोल जा रहे हैं. इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है. सो दिस इज द ओनली रिएक्शन वेयर डेल्टा एस इज पॉजिटिव, सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव. इस तरह से आपने इन चीजों को देखना है. इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, हम एक करेंगे, दूसरा उसका उल्टा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जरा ध्यान से देखें और फिर मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि यस क्या हो रहा है. अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वी नो पीवी इज एनआरटी. आपने एन बढ़ाया तो पी बढ़ा, आपने एन घटाया तो पी घटा, क्योंकि वो फोर्स पर यूनिट एरिया किसकी है, उन मोल्स की है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास अमोनिया ही है, हैबर प्रोसेस है, और अमोनिया है तो N2 और 3H2 से अमोनिया बन रहा है. N2 और 3H2 से अमोनिया बन रहा है तो आप 4 मोल से 2 मोल जा रहे हो. जब आप 4 मोल से 2 मोल जा रहे हो तो मोल तो घट रहे हैं आगे जाते हुए. इसका मतलब हुआ जब आप उस इक्विलिब्रियम में प्रेशर लगाओगे, दैट प्रेशर विल बी more effective where moles are more. इसका मतलब हुआ जहां पर 4 मोल है वहां उस प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट होगा. It means the equilibrium will try to shift in such a direction so as to undo the effect imposed. It means the equilibrium will shift in forward direction and hence more yield of ammonia will be there. Am I right? So increase in pressure, the equilibrium shifts from more number of moles to
less number of moles, but in such cases where the moles of the reactants and products are same, यहां भी 2 मोल है, यहां भी 2 मोल है, आपने उस कंटेनर के अंदर प्रेशर बढ़ाया तो मोल तो दोनों साइड सेम थे, इसका मतलब किसी भी साइड अनइवन प्रेशर नहीं है. इट मींस देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नीदर ऑफ प्रेशर nor of volume when the moles of the gaseous reactant and products are same. इसका मतलब हुआ यहां पर प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहां पर वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो जहां पर रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेशर से जाएगी वहां डिक्रीज इन वॉल्यूम से जाएगी. क्लियर हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर. जब हम बात करते हैं अगली, अगली का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट कैटालिस्ट. कैटालिस्ट कौन होता है? किसी भी रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए हमें? होने के लिए हमें चाहिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. रिएक्टेंट ऐसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है. मतलब आप ऐसे ही मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच जाओगे, आपको एक नीट नाम का बैरियर क्रॉस करना होगा. समझ में आ गई बात? अब अगर किसी के पास कैटालिस्ट हो, कैटालिस्ट, तो उसके लिए वो बैरियर घट जाता है. उसको ये भी नहीं पूछते तेने +2 भी किए कि नहीं किए है. पर वो कैटालिस्ट किसी एक डायरेक्शन के लिए बैरियर थोड़ी ना, वो तो ओवरऑल बैरियर को घटा देता है. तो मान लेते हैं कि जब आपने नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना था, जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना था, तो ये बैरियर था. ये बैरियर 50 किलो कैलोरी का था, जिसको ओवरकम करने के बाद आप मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां आपको लग रहा है यहां पता कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की ज्यादा एनर्जी और प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे, तो यहां से यहां का डिफरेंस जो है वो 80 किलो कैलोरी है. मतलब अगर आपको वापस आना है, मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, वापस आना है तो आपको 80 किलो कैलोरी का बैरियर क्रॉस करना होगा. तो अगर एक आदमी 10 कदम आगे चल रहा है और 5 कदम पीछे चल रहा है, तो वो 15 कदम चल रहा है. का मतलब हुआ अगर एक रिएक्शन आगे को भी जा रही है और पीछे को भी जा रही है, तो कितनी आगे को जा रही है? माइनस जितनी पीछे को आ रही है. का मतलब हुआ रेट विल बी rate of forward minus rate of backward. In the same manner, activation energy change will be activation energy for forward minus activation energy for backward. तो अगर मैं इस 50 minus 80 लूं तो मेरे पास -30 आता है. It means this graph is for exothermic reaction. समझ में आ गई? अब कुछ लोगों ने वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए कैटालिस्ट की वजह से उनका बैरियर डाउन कर दिया गया. अब वो 30 किलो कैलोरी का आगे के लिए थोड़ी ना घटा है, वो पीछे के लिए भी घट गया. जितना वो 20 यहां घटा उतना वो 20 यहां घट गया. इसका मतलब चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी कितना रहा? सेम. 50 - 80 - 30 पहले था और 30 - 60 - 30 अब है. क्वेश्चन आया था एम्स में, why catalyst do not affect the direction of equilibrium? because ये डेल्टा ई ए तब है जब कैटालिस्ट नहीं था, और ये डेल्टा ई ए डैश तब है जब कैटालिस्ट था. तो डेल्टा ई ए -30 और डेल्टा ई ए डैश भी -30. सो द आंसर वाज दैट चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0. thus catalyst do not affect the direction of equilibrium but help in achieving the equilibrium readily. इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, पर किस डायरेक्शन में जाएगा कैटालिस्ट
do not change the direction of equilibrium, but it helps in achieving the equilibrium readily. समझ में आ गई बात? अब आप लास्ट बात देखें, बड़ी सिंपल सी बात, इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया। वर्क डन जीरो का मतलब कुछ नहीं होने वाला। जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, इनर्ट गैस डाली, कोई भी इनर्ट गैस, अब सामने ध्यान दें आप, जब आपने इनर्ट गैस नहीं डाली थी तो ऐसी स्थिति थी, ठीक हो गया? कितने मोल्स आए उस यूनिट वॉल्यूम में? 4 मोल्स आए। जैसे ही आपने उसमें इनर्ट गैस डाली, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। यस और नो? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बढ़ गए। जब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए तो क्या बढ़ गया? प्रेशर बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए तो मोल बढ़े तो प्रेशर बढ़ गया, बट प्रेशर इज टू बी केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब पहले उसका प्रेशर P था और जब आपने उसमें इनर्ट गैस डाली तो उसका प्रेशर P1 हो गया, का मतलब बढ़ गया, बट आपको तो वापस उसे P पे लाना है। बॉयल्स लॉ। मान लेते हैं कि जब इनर्ट गैस नहीं डाली थी तो प्रेशर जो है वो P था। जब आपने इनर्ट गैस डाली, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए और प्रेशर डबल हो गया। Am I right? अब प्रेशर को पिछली वैल्यू पे ले जाना है तो वॉल्यूम को डबल कर दो। हमने उस कंटेनर के वॉल्यूम को डबल कर दिया। अब जब वॉल्यूम को डबल कर दिया तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम जो बिगिनिंग में थे कितने? 4, वही 4 आए, पर गड़बड़ हो गया। 1 मोल तो उस इनर्ट गैस का आ गया और जिन गैसेस के बीच में इक्विलिब्रियम था उनका मोल घट गया। यहां नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इस गैस के 4 थे। आपने इनर्ट गैस डाली, प्रेशर बढ़ गया। आपने उस प्रेशर को पुराने प्रेशर पर ले जाने के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिया। जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, कब तक बढ़ाया? जब तक नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम 4 नहीं हो गए। और जब वो 4 हुए तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, पर पता लगा कि उन 4 में 1 मोल तो इनर्ट गैस का था। अब इनर्ट गैस का थोड़ी ना इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं हम। इसका मतलब वो गैस जिनका हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे थे उनके मोल घट गए। जब उनके मोल घट गए तो आपने कहा द इक्विलिब्रियम ट्राइज टू मूव इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू अनडू द इफेक्ट इंपोज्ड। इसका मतलब जब उनके मोल्स घट गए, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल्स। आप दिस इज व्हाट इज द परफेक्ट इक्विलिब्रियम। अगर आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, आपने क्या किया कि रिएक्टेंट्स डाल दिए। रिएक्टेंट्स जैसे ही आपने इसमें डाले, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इट मीन्स जितने रिएक्टेंट की वजह से वो K की वैल्यू, Q की वैल्यू घटी है, इन रिएक्टेंट्स को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा सो दैट इक्विलिब्रियम फिर से आ जाए। हमने क्या किया, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रोडक्ट को निकालना शुरू कर दिया। रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स, सो रिएक्टेंट, मोर ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा के प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, बल्कि प्रोडक्ट को निकाल के भी। ये हैबर प्रोसेस है। नाइट्रोजन ब्लू है, हाइड्रोजन ग्रे है और अमोनिया ग्रीन है। अगर आप देखो तो जब हम इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं, द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अमोनिया, मोर ऑफ अमोनिया यू विल फाइंड हियर। अगर आपने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमें पता है कि इसकी एंट्रोपी आगे को नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा एच आगे को नेगेटिव है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम पीछे को आ गया, का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपको यहां ज्यादा से ज्यादा दिखेंगे। अब आपने क्या किया, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पीछे को आई, एंडोथर्मिक में आई।
अब आपने टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर घटा दिया तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, एंड यू गेट मोर ऑफ अमोनिया ओवर हियर. सो दिस इज how we can increase the yield of ammonia or decrease the yield of ammonia by increasing temperature. The yield will decrease. And पहले कि हम चलें, तीन बातें हैं. जो रिएक्शन है that is Fe3 positive plus SCN negative giving FeSCN2 positive, that is iron sulfocyanide. आयरन सल्फोसाइनाइड रेड है, Fe3 पॉजिटिव येलो है और SCN नेगेटिव वाइट है, कलरलेस है. तो ऊपर देखिए जिस किस तरह से कंसंट्रेशन में जब फर्क आएगा तो ये ग्राफ कहाँ की तरफ जाएंगे. इससे पहले कि हम ग्राफ की बात करें, मैं ऐड कर रहा हूँ NaSCN, मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ SCN नेगेटिव. आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं SCN नेगेटिव ऐड करूंगा तो ये कलर रेड हो जाना चाहिए, और जो Fe3 पॉजिटिव है वो घट जाना चाहिए. SCN नेगेटिव जितना बाहर से आप डालोगे, और इस वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड में शिफ्ट होगा इस हिसाब से. तो अगर आप देखें तो यहां आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ कलर कैसे चेंज हो रही है. इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन SCN नेगेटिव डालने से इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बैकवर्ड हो गई. अब हम अगर देखें तो यहाँ Fe3 पॉजिटिव और SCN नेगेटिव. अब हमने क्या किया, SCN नेगेटिव जैसे ही डाला, शुरू में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जैसे ही आपने उसको डाला और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होने लगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई और वो घटना शुरू हो गया तब तक जब तक के इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. अब अगर हम इसी में ही बाहर से या तो Fe3 पॉजिटिव को घटा दें, Fe3 पॉजिटिव का मतलब हुआ कि भाई जो ये येलो है, अभी ऊपर आप देख रहे हैं कि अब आ गया ना इक्विलिब्रियम दोबारा, क्योंकि वो जो रेड कलर था वो इधर आ गया. हमने क्या किया, Fe3 पॉजिटिव को घटा दिया. Am I right? जब हम इसको घटाएंगे तो मोर ऑफ इट विल बी फॉर्म्ड. आपने क्या देखा यहाँ के येलो और इंटेंसिफाई हो गया. इसका मतलब हुआ जो रेड है इस टाइम इक्विलिब्रियम किसकी तरफ है, Fe3 पॉजिटिव की तरफ है. तो देखो कि जो कलरलेस है वो भी बढ़ गया. होना तो क्या चाहिए था कि यही आया तो इसी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए था. अब आई आयोडीन. यहाँ पे हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट का मोल 1 है और प्रोडक्ट के मोल 2 हैं. तो अगर ये पिस्टन जो है जब नीचे जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द लेस नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इन बैकवर्ड. और बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ आपके पास पर्पल ही पर्पल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये ग्राफ बढ़ जाएगा और ये डिक्रीज हो जाएगा. जब आपने प्रेशर को कम किया तो कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा. मोर नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएगा का मतलब वहां जो व्हाइट आयोडाइड है वो बढ़ जाएगा. सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग. जैसे हमने इसमें प्रेशर इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करना, तो हमने उस पिस्टन को हम नीचे ले आए और वॉल्यूम घट गया और प्रेशर बढ़ गया. आप देख सकते हैं पर्पल कलर की इंटेंसिटी आपके पास ज्यादा आ गई होगी. का मतलब हुआ कि 2I से आयोडीन की तरफ आ रहा है. इसका मतलब I वहां कम हो गया और आयोडीन वहां बढ़ गया. अगर आप इसका उल्टा करोगे, इस वॉल्यूम को बढ़ा दोगे और प्रेशर को घटा दोगे, तो जो ग्राफ इस टाइम पर्पल का डोमिनेट कर रहा है वही अब कलरलेस आयोडाइड का डोमिनेट करेगा. इसका मतलब उस डिक्रीज इन प्रेशर से इक्विलिब्रियम I की तरफ बढ़ जाएगा. और आप देख सकते हैं कि I के मोल्स बढ़ गए, ऊपर भी आपको पर्पल कम और I ज्यादा. PCl5 डिसोसिएट हुआ, PCl5 गैसियस डिसोसिएट हुआ, एंड इन इक्विलिब्रियम इट फॉर्म PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. यस और नो. अब उसने कहा कि आफ्टर टाइम T
वो 25% डिसोसिएट हो गया था। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 25%। और कहता कि ये इक्विलिब्रियम जिस कंटेनर में हो रहा था उस कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर था। ठीक हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस। अब हुआ यूं कि जब T0 था, अगर नहीं दिया है आपको तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास इसका 1 मोल था। इसका 1 मोल था तो प्रोडक्ट तो नहीं बना था क्योंकि 0 पे ले रहे हो आप। इसका मतलब 100% ही वो 1 था। फिर वक्त निकला और कुछ टाइम टी के बाद, टी की यहां ज्यादा भूमिका नहीं है क्योंकि जितना टी ज्यादा होगा वो अल्फा से पता लग जाएगा। जितनी डिसोसिएशन बढ़ेगी इसका मतलब टाइम ज्यादा हो चुका है इक्विलिब्रियम रिएक्शन का, तो इस टी का यहां ज्यादा रोल नहीं है। अब वो कहता है कि कुछ वक्त टी के बाद ये रह गया इतना। समझ में आई बात? क्योंकि ये बन चुका था इतना और ये बन चुका था इतना, पर हर एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 5 लीटर था। सबका ही 5 लीटर है। हम कह रहे हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर है, तो मेरा भी 5 लीटर है, आपका भी 5 लीटर है, सबका ही 5 लीटर है, पर कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। इसलिए अभी मैं 5 दे रहा हूं, मैं इसको कुछ भी दूं, आपने जो भी वैल्यू मैं दूंगा उससे उसको डिवाइड कर देना है, मतलब V से डिवाइड कर देना है। अगर वो 1 लीटर होता तो भाई कंसंट्रेशन ज्यादा होती, 2 लीटर होता तो कम होती क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 लीटर आ जाता, 5 लीटर होता तो और कम हो जाती। इसका मतलब हुआ कि यहां भी वही कंसंट्रेशन घट जाती। इसके मोल्स भी तो 1 लीटर में ज्यादा होंगे, 5 लीटर में कम होंगे, तो इसके यहां भी कंसंट्रेशन का फर्क उतना ही रहता। इसका मतलब हुआ ये भी अल्फा बाय वी हो जाता। समझ में आ गई बात? अब यहां तो आपको दिया हुआ है, पर जहां ना दिया होता तो आप केसी की एक्सप्रेशन लिखते, दैट केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज PCl3 का प्रोडक्ट, यस और नो, इनटू Cl2 का प्रोडक्ट, यस और नो, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास। मैं एक्टिव मास की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम दिया है, इसलिए वॉल्यूम दिया है तो मैं केसी निकाल लेता हूं और केसी को केपी में कन्वर्ट कर दूंगा अगर वो पूछता है मेरे को, क्योंकि यहां डेल्टा NG 1 है। डेल्टा NG इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। तो इसलिए यहां से डायरेक्टली मुझे केसी मिलेगा और वहां से मैं निकाल लूंगा। अब हमारे पास आ गया कि अगर मैं अननोन के लिए करता हूं तो मेरे पास आ गया जी अल्फा बाय वी का स्क्वायर। लिख दूं तो कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अल्फा बाय वी इंटू अल्फा बाय वी लिख देता हूं, यस और नो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय वी। ठीक है बेटा कि नहीं? 1 माइनस अल्फा बाय वी। ठीक हो गया। इसी चीज को हमने अप्लाई किया क्योंकि हमें तो वैल्यू दी हुई थी। हमने कहा द केसी फ्रॉम हियर इज अल्फा बाय वी का स्क्वायर। तो अगर वो 25% डिसोसिएट हो गया, इसका मतलब हुआ 0.25 आगे चला गया। इट मीन्स आई शुड से इट इज 0.25 डिवाइडेड बाय 5, यस नो, दोनों का ही सेम, दोनों का ही सेम की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर 0.25 बेटा आगे चला गया तो पीछे कितना रह गया?
0.75 रह गया। इसका मतलब हुआ डिवाइडेड बाय 0.75 अपॉन 5, that will comes out to be, that is 5, एक तो खत्म हो गया, एक नीचे आ गया, so I am left with 0.25 into 0.25, yes, no, divided by 0.75 into 5. अरे समझ रहे हो? It means this whole will comes out to be 1/3. ये हो गया, yes or no? कितना आया? 0.05 divided by, yes, 15, divided by 15. अरे 3a हो गया, 5a हो गया। इसका मतलब we will be getting it, yes, 0.01 divided by 0.05 divided 25, 3s are 3, 5s are, हाँ ये 5 खत्म हो गया था ना, so it is 0.05 divided by 3. So this is coming out to be 0.016 mole पर लीटर, यस और नो? और यहां से अब मैं निकाल सकता हूं केपी, केसी निकला ना ये, अब मैं यहां से केपी निकाल सकता हूं। ठीक हो गया। एक बात, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा इस तरीके से। अब लिखिए आगे, हमें बोला गया कि 2HI is in equilibrium with H2 and I2 gas. ठीक हो गया? He said if this equilibrium was established in a container of V liter volume, what would have been the Kc? कितना वॉल्यूम है उस कंटेनर का? V लीटर है। V की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसको जरा आपने ढंग से हैंडल करना है। आप इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री को ऐसे ही रहने दोगे, अपने दिमाग की स्टोइकियोमेट्री को चेंज करोगे बस, वो भी इजी बनाने के लिए। इसका मतलब आपने एज्यूम कर लिया, क्योंकि दिया कुछ नहीं था, आपने एज्यूम कर दिया कि यार मान लेता हूं इसका 1 मोल था। कब था 1 मोल? जब टाइम 0 था। तो बेटा फिर इसका भी तो 0 ही हो गया। फिर कुछ टाइम t बीत गया, टाइम t के बाद ये जो है, अब जरा दो बातें हैं। कई बार तो कंसंट्रेशन दी होती है, तो दी होती है तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतने ये बनेंगे, उतने ये बनेंगे। तो उस कंसंट्रेशन को हम 1 ना लेके C ले लेते हैं, जो भी उसने दी है, कि बिगनिंग में 0.5 था या बिगनिंग में 0.1 था। अभी तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 था। मैं बोल देता हूं कि कोई भी वो जो दिया था आप वो ले लो, 0.3 था 0.3 ले लो, C हो गया जो दिया था। ठीक हो गया? और अगर ये C 0 पे था तो T पे तो C नहीं रहा। इसका मतलब ये जितना टूटा उसकी आधी कंसंट्रेशन इसकी है। अभी बात करेंगे ना, वो तो अलग बात है।
वो तो बात करेंगे कि कितना डिसोसिएट हुआ। मैं तो ये कह रहा हूं अगर उसके 2 मोल है तो इसके 1 हैं, अगर वो C है तो ये C/2 हुआ। समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि ये कुछ टूटा, तो टूटा तो वही तो डिसाइड करेगा कि C मल्टीप्लाई बाय 0.5 है कि 0.25 है। जितना आप यहां 0.5 करोगे पीछे भी 0.5 ही रहा, आप यहां 0.3 कर रहे हो पीछे 0.7 रह रहा है। तो मैं कह रहा हूं जितना भी, मैं एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, अगर वो 0.5 गया तो वो कंसंट्रेशन अगर 0.1 थी तो 0.5 हो गई, 0.2 थी तो 1 हो गई। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी कंसंट्रेशन C है और उस कंटेनर का कोई भी वॉल्यूम V है, तो आप जब इधर पहुंचे तो इसका तो 1 मोल था, तो अगर ये C अल्फा था तभी तो वो C∝/2 हुआ, तभी वो भी C∝/2 हुआ। आर यू गेटिंग? इस बात को समझ लीजिए ढंग से। इसका मतलब हो गया कि अब आप जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखोगे तो भाई इसके मोल तो ये है ना, अरे ये तो तब होते ना अगर वॉल्यूम 1 लीटर होता। वॉल्यूम 1 लीटर थोड़ी ना है, वॉल्यूम तो V लीटर है, V लीटर है तो ये तो कंसंट्रेशन फर्क डालेगा। इसलिए हमने हर उस वॉल्यूम को V से डिवाइड कर दिया, का मतलब हुआ मोल्स पर लीटर। ये तो 5 लीटर 10 लीटर में है, 20 लीटर में है, हमें तो एक्टिव मास चाहिए। तो इसका मतलब हुआ जितना भी वो वॉल्यूम होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे। इट मींस यहां भी आपने डिवाइड कर दिया तो यहां भी डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया? V से डिवाइड किया, V से डिवाइड किया। C मोलैरिटी होगी तब भी तो पर लीटर में होगी ना, वो तो V में थोड़ी ना वही हुई। अगर वो बोलता है वैसे मेनली मोल में दिया होता है, जहां आगे V चेंज दिया होगा, जहां नहीं दिया होगा वॉल्यूम वहां सीधा कहेगा दिस मच मोलर। मोलर मतलब कंटेनर ही 1 लीटर का है भाई, मोल पर लीटर। इसका मतलब हुआ अब आपने Kc निकाला, what will be Kc equal to? Kc will be equal to active mass of H2 into I2 divided by active mass of Hi raised power 2। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई शुड आई से इट इज C अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय V, डिवाइडेड बाय भी तो है, डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर कर देता हूं 2 बार लिखने के बजाय, अरे दोनों सेम है यार, डिवाइडेड बाय C इंटू C अल्फा को सिंप्लीफाई कर देता हूं, दिस विल बी C इंटू 1 माइनस अल्फा, यस और नो? सो इट इज C इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन V, सो C इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन V। करिए जी सॉल्व, क्या आया? It means we are getting it C square, बोलो जी, अल्फा स्क्वायर इनटू, यस, नीचे क्या आ गया? ये C माइनस C अल्फा का होल स्क्वायर, यस और नो? सो दिस इज C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ऊपर आ गया, अपॉन C स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं, यस और नो? तो यहां से हमें लग गया ये V स्क्वायर खत्म हो गया, C स्क्वायर खत्म हो गया। It means we got Kc is equal to अल्फा स्क्वायर
अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यस और नो? इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में, क्यों? क्योंकि जितने मोल्स रिएक्टेंट के हैं उतने ही मोल्स प्रोडक्ट के हैं। वॉल्यूम चाहे 10 लीटर भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। ये जो इक्वेशन आपने बनाई v स्क्वायर से v स्क्वायर काट दिया। सो इफ यू विल पुट द वैल्यू के अल्फा कितना है तो आप यहां से kc निकाल लोगे, और kc ही kp है, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है। तो हम कहेंगे जो यहां से भाई kc आया वही kp है, बिकॉज डेल्टा एन जी इज 0। यस और नो? सो दिस इज वन अनदर एग्जाम्पल। अब लिखिए एक और एग्जाम्पल। आपको ऑलरेडी दिया होगा कि भाई शुरू में ही सब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एक एक मोल लिए गए। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड वाज टेकन, 1 मोल ऑफ इथेनॉल वाज टेकन। बिगनिंग की बात कर रहा है, एंड कहता 1 मोल ऑफ एस्टर वाज फॉर्म, वो कह रहा है मैंने दे दिया आपको सब रिएक्टेंट्स और सब प्रोडक्ट का एक एक मोल दे दिया। कहता मैंने, कहता अभी नहीं रिएक्शन शुरू हुई है, कहता मैंने सबका एक एक मोल दे दिया। जब सबका एक एक मोल दे दिया, बोलता रिएक्शन शुरू नहीं हुई। हमने भी लिख दिया एक एक, उसने दिया है, हमने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। अब आपने ध्यान देना है कि वो, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अगर वो ऐसे बोलेगा कि व्हाट विल बी एक्सप्रेशन फॉर Kc, तो मैं कह दूंगा Kc इज पता नहीं। मैं कैसे कह सकता हूं? कह सकता हूं क्या? उसने कह दिया Kc इज 10 raised to the power -6। सुना? तो बताओ ना फिर क्या लिखूं? कहता एट टाइम t Kc was 10 raised to the power -6। मैंने कहा इसका मतलब भाई साहब ऐसा हो रहा है, जो हमारी लेफ्ट साइड जिसको हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ज्यादा है। तो उसने पूछा कि ये बताओ कि भाई एस्टर कितना बना होगा, क्या रहा होगा। अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू वही पुट करें 10 raised to the power -6, तो हमने कह दिया 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। और उसने ये नहीं कहा कि वाटर यहां सॉल्वेंट है, यहां वाटर एक प्रोडक्ट है। समझ में आई बात? इसका मतलब हुआ आप उसका रूट कर दो, वहां से अल्फा निकाल दो, कितना है लग जाएगा पता कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट अगर 10 raised to the power -6 आया है तो पता लग जाएगा कि रिएक्टेंट ज्यादा रहा होगा। भाई प्रोडक्ट बहुत कम फ्रैक्शन में बना होगा। ये तो हो गया बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर बात नंबर 2 में वो कहता है कि व्हाट विल बी, उसने कहा कि देखो भाई ये जो रिएक्शन है ये वैसी थी, 1 मोल सबके थे, बिगिनिंग से ही थे।
तो बताओ, अगर if we take 1 mole each of the reactants and products, मैं इस बात से समझ पाया कि वो सॉल्वेंट नहीं था क्योंकि उसने उसका मोल लिमिट किया हुआ है 1 मोल, इसलिए मैं नहीं ले सकता कि सॉल्वेंट है। जब भी कभी किसी के मोल स्पेसिफाई किए गए हैं तो वो सॉल्वेंट थोड़ी ना है। वो कहता कि 1 मोल इसका है, 1 इसका है, 1 इसका है, तो मैं ना लिखता कि वाटर का भी 1 है, मैं बोलता वाटर इसका मतलब सॉल्वेंट है। उसने कहा कि सबके 1-1 मोल हैं और अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। हमने बोला अच्छी बात है। तो पूछने लगा कि अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 16 रहा होगा, 16 रहा होगा, तो ये बताओ जी कितना एस्टर बना होगा और कितना एसिटिक एसिड रहा होगा। 16 वैल्यू बता रही है कि चाहे आप धीरे ही है पर जा आगे ही रहे हैं। जब जा आगे ही रहे हैं तो बात साफ हो गई कि भाई ये रहा 1 माइनस अल्फा, ये रहा 1 माइनस अल्फा, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा, तो ये भी हो गया 1 प्लस अल्फा। यस और नो? क्लियर हो गया या नहीं हो गया क्लियर? अब हमने लिख दिया दैट दिस 16 इज इक्वल टू, या मैंने लिख दिया, अब हम काफी कर चुके हैं, रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 minus alpha. It means I should say that 1 plus alpha upon 1 minus alpha is 4. Am I right? It means from here I should say that alpha is 0.6. So from here I should say कि भाई एस्टर के 0.6 मोल बड़े हैं 1 plus 6, तो इसके भी 0.6 मोल बड़े हैं, तो पीछे इसके 0.4 ही रह गए। इसका मतलब 0.4 रह गया, ये 1 minus 0.6, और ये भी कितना रह गया 0.4। अगर आप सही है, अगर आप सही हैं तो इस कैलकुलेशन से आपका K 16 आना चाहिए। तो देख लेते हैं। सो K इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर कौन है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4, डेसिमल यहां 0.1 0.1 0.1 0.1, 4 4 जा 16। व्हाट इज द आंसर? इसका मतलब हम सही है। ठीक हो गया। दिस इज केस नंबर 3। HI का हो गया, PCl5 का हो गया, और हो गया कि जब आपको उन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के मोल ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब बात करते हैं अगली। अगली बात में क्या हुआ, उसने कहा कि देखो भाई हैबर प्रोसेस में N2 plus 3H2 in equilibrium with 2NH3, ठीक हो गया। कहता इसको एक क्लोज कंटेनर के अंदर स्टडी किया गया, और उस क्लोज कंटेनर के अंदर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था। ठीक है, ठीक है, 10 एटमॉस्फेयर था। और कहता कि उस
कंटेनर के अंदर ही अमोनिया का प्रेशर 0.4 एटमॉस्फेयर था, ठीक है। तो कहता केपी निकालो। हमने कहा केपी निकालते हैं, नो प्रॉब्लम, निकाल लेते हैं। हमने कहा केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 into partial pressure of H2 raised to the power 3. Sorry. Partial pressure of NH3. मतलब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K नहीं दिया है कि वो आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। निकालेंगे हम वैल्यू, आगे जा रही होगी तो कम आएगा, पीछे जा रही होगी तो फिर शाबाश, आगे जा रही होगी तो ज्यादा आएगा। दिस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। मैंने कहा जो भी कुछ हम कर रहे हैं आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज एप्लीकेशन व्हाट वी डिड टिल केमिकल बॉन्डिंग। अब आपको पता लग गया, क्या पता लग गया कि भाई अमोनिया तो 4.5 एटमॉस्फेयर है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये और ये 5.5 एटमॉस्फेयर है। देखो ना, टोटल कितना है 10, अमोनिया कितना है 4.5। इट मींस आई शुड से दिस एंड दिस इज हाउ मच, 5.5 एटमॉस्फेयर। यस और नो? अब ये जो 5.5 एटमॉस्फेयर है, इसमें लगाएंगे हम, वो पढ़ा था हमने पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। 5.5 एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ने कहा हेलो, मेरा उससे 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि मेरे मोल 3 है। हमने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय जो प्रेशर उन दोनों का है। टोटल मैं ना लिख के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। टोटल फिर आप बोलोगे सर 10 लिखो। भाई जिसमें लड़ाई हो रही है उनका प्रेशर की बात हो रही है। समझ में आई बात? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? जिनमें लड़ाई हो रही है, मोल कहता तेरा मोल तो भाई 1 है, इट मींस 25% है तेरा कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रही बात? और 75% है मेरा कंट्रीब्यूशन। ऐसा बोला हाइड्रोजन ने। तो हमें कहा कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 5.5 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया? यही आया। ए आ गया जी उसका। इसका मतलब इसका 3 गुना है इसका। नहीं समझे? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज मोल ऑफ हाइड्रोजन 3, मोल्स उन दोनों के 4 इंटू 5.5, दैट विल कम्स आउट टू बी 4.1, exact 4.1, 1 2 5, 4 और 1 5.5 आना चाहिए। यही आया? इतना ही आ गया, दिस मच एटमॉस्फेयर। अब बोला गया जी केपी निकालो। हमने कहा ये देखो दिया हुआ यहां। अब आप सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। अमोनिया कितना है जी 4.5 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है जी? 1.375 मल्टीप्लाई बाय 4.125 का क्यूब। वो सॉल्व करते रहिए, मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि क्या तरीका है करने का। ठीक हो गया। अब उसने यही इक्विलिब्रियम फिर ले लिया, यही इक्विलिब्रियम फिर लिया, पर थोड़ा हमें घुमा दिया। कहता नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मेक अमोनिया इन हैबर प्रोसेस। क्लियर हो गया। कहता जो है इस के अंदर टोटल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर था। क्लियर हो गई बात। कहता ये बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के या तो मेंशन होना चाहिए, तो हम बताएं कि इनके प्रेशर कितने थे। तो ये बताओ कि केपी की इक्वेशन क्या होगी। वैल्यू तो खुद बता देगा। सो करिए, शाबाश। इनिशियली अगर हम चलें तो ये P था, समझ में आ गई बात। अब कुछ टाइम के बाद ये रह गया P माइनस अल्फा, तो ये क्या रह गया? P माइनस 3 अल्फा। तो ये क्या बन गया? 2 अल्फा। ठीक हो गया। सो अब ये जो मोल्स हैं ये क्या है? उनके पार्शियल प्रेशर्स हैं, निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया कि यहां से व्हाट इज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन या प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, बिकॉज मोल फ्रैक्शन डू नॉट कैरी एनी यूनिट। इसका मतलब हुआ उस टाइम टोटल, ये नहीं भाई, ये तो पूरे का है। मैं बोल रहा हूं उस टाइम टी पर कितना टोटल प्रेशर रहा होगा, इस P माइनस अल्फा प्लस माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हम एज्यूम करके चले हुए हैं कि भाई P दिए हुए थे, P बाय, अभी कर रहे हैं ना हम बात, अभी हम अननोन से पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं। हमें नहीं पता कि इस P की वैल्यू क्या है, इसलिए हमने क्या किया, उस टाइम जिस टाइम इक्विलिब्रियम रहा होगा टोटल मोल्स ये आ चुके होंगे। अब हमने कहा कि जी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, हमने कहा P माइनस अल्फा, एम आई राइट? तो P माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ये जो वहां से आ रहा है, कितना है बेटा? 2P माइनस 2 अल्फा इंटू 5। समझ रहे हो? क्योंकि ये तो टाइम T पे है ना, और उस टाइम टोटल प्रेशर तो पता नहीं कब 5 एटमॉस्फेयर है। तो टाइम T पे तो हमने कहा इतना इतना डिसोसिएट हुए थे ये लोग। इसका मतलब हुआ यहीं से हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेना है, विच विल बी P माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 2P माइनस
2 अल्फा इंटू 5, क्योंकि ये वैल्यू पता नहीं है ना। इसका मतलब हुआ, या तो ऐसा दिया होता है कि एट इनफाइनाइट टाइम पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, सारा आगे आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट विल बी प्रेशर ऑफ अमोनिया, दिस विल बी 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जो टोटल मोल्स हैं कितने हैं 2p माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर वही Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय partial pressure of N2 into partial pressure of H2 raised to the power 3। जो वैल्यू आई वो आ गई एटमॉस्फेयर इनवर्स स्क्वायर। देखो ना, एटमॉस्फेयर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर रेज्ड टू पावर 4। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो डिसोसिएट कितना किया, या आपको पता होना चाहिए कि Kp कितना है, हम निकाल देते हैं कि भाई कितना हुआ डिसोसिएट, ठीक है ना। अब वो जो इनिशियल वैल्यू प्रेशर की है वो आपको दी होगी कि उस टाइम प्रेशर कितना रहा था। सो ये एक मैं अननोन के लिए डेरिवेशन कर रहा हूं, सिर्फ आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है इस स्टोइकियोमेट्री में। एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड कौन है भाई, सॉलिड है, यस नो, बस तो निकल गया आंसर। NH3 गैस प्लस H2S गैस, उसने क्या दिया था वहां, Kp की वैल्यू दी थी। We won't take solid. It means उस Kp की वैल्यू का रूट हो जाएगा प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड H2S। What is Kp? Kp is pressure of ammonia into pressure of H2S। अब Kp की जो वैल्यू दी होगी उसका रूट कर दो, am I right? क्योंकि जितना प्रेशर इसका है उतना ही इसका है, तो एक का प्रेशर आ जाएगा, दूसरे का भी वही है। कंफ्यूजन सिर्फ यहां था दैट वी वॉन्ट टेक सॉलिड। इफ इन द बिगनिंग एट T0 1 mole of N2O4 was there, 1 mole मतलब 1 mole मतलब molar mass normal, that is 92। ऑब्जर्व्ड मीन्स जो उस दौरान हो गया। हमने कहा कि एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेंजीन में डाइमर बनाता है, तो नॉर्मल मोलर मास तो 60 है पर ऑब्जर्व्ड 120 है। ऑब्जर्व्ड मतलब जो सोल्यूशन में हुआ, जो एक्सपेरिमेंटली हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वो नॉर्मल मोलर मास N2O4 का 92 है। समझ में आ गई बात। अब हम बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के दौरान क्या हो गया होगा, और इक्विलिब्रियम के दौरान जो दूसरा मोलर मास आएगा दैट विल बी ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और वही हम उस न्यूमेरिकल में कह रहे थे कि जिसमें दिया था कि 20% गेट डिसोसिएटेड। इसका मतलब हमने कहा कि N2O4 का मोलर मास 92 मत लो, क्योंकि 20% चला गया। इसका मतलब वो जो 92 का 80% है दैट इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास। एम आई राइट? बिल्कुल जिस तरह से ऑब्जर्व्ड मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास होते हैं, उसी तरह से नॉर्मल डेंसिटी और ऑब्जर्व्ड डेंसिटी होती है। नॉर्मल डेंसिटी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा कैपिटल डी से, और ऑब्जर्व्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा स्मॉल डी से। तो क्या मैं कह दूँ
that this 92 is equal to 2 into 46. Molar mass is 2 into vapor density. It means this 46 is normal density, that is, I should say this capital D is 46. Am I right? मुझे ऑब्जर्व्ड मोलर मास पता नहीं है, इसलिए मुझे ऑब्जर्व्ड डेंसिटी भी पता नहीं है. यही तो स्टडी करना है. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. जो जो कुछ हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा, कुछ टाइम टी हुआ तो इसका अब 1 माइनस अल्फा ही रह चुका था, क्योंकि ये बन चुका था 2 अल्फा. आई गेटिंग? और उस टाइम टी के बाद टोटल मोल मोल्स हो गए थे इन सब का सम, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा. मैं एक ऐसी गैस ले रहा हूं जिसकी प्रोडक्ट की स्टॉकियोमेट्री 2 है. वो 2 हो तो भी ठीक है, वो n हो तब भी ऐसा ही होना है, तो वहां पे आप n अल्फा लिखोगे. ठीक हो गया? अब पहले तो मैं देखता हूं कि मुझे बोला गया कि भाई Kp निकालो, तो मैंने लिखा कि Kp इज, और उसने कहा कि भाई ये जो जब इक्विलिब्रियम हो रहा था तो यहां जो प्रेशर था वो P था, तो कहता Kp निकालो. तो हमने कहा Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 raised to the power 2 divided by partial pressure of N2O4. Yes, no? अब हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर किसी का भी, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 into the total pressure P. Yes or no? And mole fraction of NO2 is moles of NO2, that is 2 alpha upon 1 plus alpha. Yes or no? N2 द टोटल प्रेशर P, उसकी वैल्यू आपको दी हुई होगी. और फिर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4. तो मैंने कहा N2O4 का पार्शियल प्रेशर इज 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू N2P. Yes or no? This is, निकल गया. अब वो वैल्यू आपको या तो अल्फा दिया होगा, अल्फा और टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो आप Kp निकाल सकते हो. और इसी से ही, यहीं से ही, so it means I should say that MO plus MO into alpha D is equal to Mn. This is when dissociation is occurring. So what will be alpha D equal to? Alpha D will be equal to Mn minus Mo upon Mo. ठीक हो गया? Is the degree of dissociation. अब एसोसिएशन भी कर रहा हूं थोड़ी देर में, पहले इसका एक और केस ले लेते हैं. So this I should say is in terms of dissociation. आप पूछा गया तो ये फॉर्मूला बेसिकली कहाँ लगता है? इस when you find degree of dissociation in solution chapter
वेंट ऑफ फैक्टर आई, पर आया ये इक्विलिब्रियम से ही है। अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया था 92 उसका मोलर मास है, ऑब्जर्व्ड आपने निकालना है, अल्फा 0.2 दिया है, डिसोसिएशन दी थी 20%, तो निकल गया ना? यस और नो? आइए ध्यान दें, यहां हमने कहा जो एम एन है, जो एम एन है वो एम एन 2 इंटू डी है, यस और नो? एंड एमओ इज 2 इंटू स्मॉल डी। तो जब रेशियो में आएंगे वो 2 तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यू विल बी गेटिंग अल्फा डिसोसिएशन इज इक्वल टू जी क्या, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी उसका 46 है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी, परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकाल लीजिए। दिस इज व्हेन डेंसिटी इज गिवन टू यू और आपको डिसोसिएशन पूछा गया है। हो गए दोनों फॉर्मूले इंटररिलेटेड ही हैं। अब आप ऐसा करो कि n नंबर ऑफ मोल्स थे, वैसे मैं यही बता दूं आपको, ये एमओ के पास अगर यहां, अभी तो आपके पास क्या था, 2 अल्फा था ना, 2 अल्फा था ना, तो 2 अल्फा था मतलब 2 मोल बन रहे थे, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है एमओ के साथ 1। अरे एमओ मल्टीप्लाइड बाय 1 नहीं है। आप जितने मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे, सपोज करो 5 मोल बनते, तो यहां 4 आना था। लेट अस प्रूव। हमने क्या किया कि ए मोल्स is in equilibrium with A got dissociated and it formed n moles of B, n moles of B। चलो जी निकालो वही फॉर्मूला। अगर ये T 0 पे कितना है बेटा, 0 पे 1 है तो ये 0 है। फिर कुछ टाइम हुआ, टाइम t, और ये हो गया 1 माइनस अल्फा, और ये हो गया n अल्फा। अभी कितना था, 2 अल्फा। इसका मतलब हुआ अगर ये 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो 3, टोटल मोल कितने आ गए, टोटल मोल्स इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये कितना आया, अल्फा को कॉमन ले लो जी, n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1, यही आया। इसका मतलब साफ हो गया। पिछले में आपने लिखा MO इज MN अपॉन 1 प्लस अल्फा, यस और नो? सो दिस इज, इसको क्या लिखूं, MO, अभी भी डिसोसिएशन ही हो रही है। इसका मतलब सेम फॉर्मूला होगा क्या, कि जो नॉर्मल मोलर मास है वो ज्यादा होगा और ऑब्जर्व्ड कम आएगा। इट मीन्स MO इज इक्वल टू, MO इज इक्वल टू MN अपॉन N माइनस 1 इंटू अल्फा। ये अल्फा भी कौन है, डिसोसिएशन, प्लस
1, अल्फा डी इज इक्वल टू mn माइनस mo अपॉन mo इंटू n माइनस 1। बोला था ना मैंने कुछ कि भाई अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसमें से एक घटा देना है,